आज हमारे पासपोर्ट पे 2 स्टैंप लगने वाली है, 2 कंट्री की स्टैंप लगने वाली है। एक यूरोपियन बॉर्डर आप कह सकते हो। आज फाइनली हम लोग यूरोप एंटर कर जाएंगे। तो जो भी है जैसा भी है बताता रहूंगा स्टेप बाय स्टेप, कहाँ क्या पूछा, क्या हमने बताया और क्या हुआ। जितनी भगाई है ना गाड़ी टर्की में, सारा चालान यहाँ देना पड़ रहा है। 300 मीटर बाद बॉर्डर है मेन, और ये हम एंटर कर चुके हैं ग्रीस में। सबसे पहले ग्रीस गवर्नमेंट थी भाई, जिन्होंने अपने नागरिकों को कह लो या फिर ग्रीस पीपल को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स दिए थे। अरे शिफ्ट चेंज हो गई थी ऑफिसर की, तो अब फिर उन्होंने बिठाए रखा 20-25 मिनट। अब आए वो दूसरे और पता नहीं कैसा अजीब सा स्टैम्प मार के दिया। तो ये एक बंदे का पासपोर्ट चेक कर रहे हैं। मुझे लग रहा है बल्गेरियंस को सीधा जाने दे रहे हैं और हमें पक्का इस साइड में रोकेंगे। भाई साहब इन्होंने तो मेरा पासपोर्ट भी रख लिया। अनमोल को उधर भेजा इंश्योरेंस लेने के लिए, बट मेरा पासपोर्ट रख लिया सिक्योरिटी के लिए, कहीं मैं यहाँ से भाग ना जाऊँ। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। एक बार फिर से आपका स्वागत है इस नए फ्रेश व्लॉग में। टुडे इज 1 जुलाई और मैं हूं भाई अभी टर्की बॉर्डर के पास ही एक छोटा सा शहर है इप्साला। लास्ट वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग यहीं पर आके स्टे कर रहे थे। और ये जो शहर है इप्साला, ये ग्रीस टर्की बॉर्डर के लगभग 12 किलोमीटर पहले पड़ता है। इस्तांबुल से हम लास्ट वीडियो में आ गए थे, सो दैट आज हम अर्ली मॉर्निंग उठ के जाके बॉर्डर क्रॉस कर ले। और अभी टाइम हो रहा है भाई सुबह के लगभग 6:30, ठीक है, 7 बजने वाले हैं, ठीक है। तो फटाफट से उठ गए हैं और कोई काम नहीं किया, सीधा रेडी होके निकल रहे हैं बॉर्डर की तरफ। सामान वगैरह एक बारी मुझे सारा वापस से सेट करना है, क्योंकि सारा कल ऐसे ही भर लिया था निकलते वक्त इस्तांबुल से। और आज बॉर्डर पे सारी अच्छी चेकिंग होगी। इसके अंदर जो शूज लिए हैं ना, वो सारे के सारे इसमें फिट करने हैं जैसे तैसे। लो जी, सारी चीजें सेट हो चुकी है। वैसे पता है कि अभी सारी चीजें निकलनी है बॉर्डर पे, बट फिर भी एक बार के लिए अभी के लिए ठीक से सेट कर दी है। ये वाला आगे रख देते हैं। अंदर से भी सफाई करवानी है यार, बहुत ज्यादा कचड़ा जमा हो गया। अंदर से नहीं करवाई अभी तक एक भी बार हमने सफाई। चलो भाई गुड बाय बोलते हैं इप्साला शहर को। इस वाले अपार्टमेंट में रुके हुए थे हम, और ये एक लौता होटल है यहाँ का जो मैं बता रहा था लास्ट वीडियो में। बाइकर्स खड़े हुए हैं भाई। तो यहाँ से लगभग 7-8 किलोमीटर है एग्जैक्ट बताऊँ तो। ये जो हमने लोकेशन डाली है किपो, ये वैसे ग्रीस में पड़ती है। मतलब जो बॉर्डर एक्चुअल वो सिर्फ और सिर्फ 6.5-7 किलोमीटर है। तो आज फटाफट से बॉर्डर क्रॉस करना है। बाय द वे आपको बता दूं भाई, आज हम लोग ग्रीस एंटर तो करने वाले हैं, बट आज ही हम लोग ग्रीस एग्जिट भी कर जाएंगे। मतलब आज हमारे पासपोर्ट पे 2 स्टैंप लगने वाली है, 2 कंट्री की स्टैंप लगने वाली है। और जैसा कि मैं हमेशा बताता हूँ कि कौन सी कंट्री नंबर चल रहा है मेरा, तो ग्रीस मेरा कंट्री नंबर होने वाला है 10th। और इस गाड़ी का या फिर इस ट्रिप का कंट्री नंबर बाय रोड अगर जो हम लैंड बॉर्डर क्रॉसिंग बोले वो 2nd होने वाली है। पहली ईरान टू टर्की थी, अब 2nd टर्की टू ग्रीस होने वाली है। और आज ही हम अपना तीसरा लैंड बॉर्डर भी क्रॉस करेंगे, जो कि होगा ग्रीस टू बल्गेरिया। जिन लोगों को नहीं पता उनको बता दूं, ग्रीस जो है वो शेंगन कंट्री है, और जो बल्गेरिया आपकी है वो नॉन शेंगन कंट्री है। तो प्रॉपर चेकिंग होने वाली है, क्योंकि शेंगन टू शेंगन अगर आप ट्रैवल करते हो या नॉन शेंगन टू नॉन शेंगन में फिर भी बॉर्डर होते हैं अच्छे खासे, और चेकिंग वगैरह सब कुछ A to Z होता है। बट अगर शेंगन टू शेंगन ट्रैवल करो, जो सपोज आप जर्मनी से फ्रांस जा रहे हो या फिर स्विट्जरलैंड से जर्मनी जा रहे हो, तो उसमें कोई भी आपको बॉर्डर नहीं दिखता। आप सीधी सीधी गाड़ी चलाते रहोगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा, आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री में पहुंच जाओगे। बट आज हम लोग 2 मेजर कंट्रीज के बॉर्डर क्रॉस करने वाले, क्योंकि एक शेंगन कंट्री में आता है और एक नॉन शेंगन कंट्री में आता है। तो यही रीजन है कि हम सुबह जल्दी निकले हैं, क्योंकि जैसा कि हमारा पास्ट एक्सपीरियंस रहा है टर्की ईरान बॉर्डर पे, और उसी तरीके से अगर यहाँ पे भी टाइम लगा तो जो हमने सोचा है कि एक दिन में 2 बॉर्डर क्रॉस करने हैं वो हो जाए। वरना फिर आज बॉर्डर पे अगर रुकना पड़ गया, मतलब ग्रीस में अगर फंस गए तो हमारे 2 दिन वेस्ट होंगे। लो भाई, वहां से दिखा रहा था 6:30, मुश्किल से 2-2.5-3 किलोमीटर है। ये पड़ गया चेक पोस्ट सा। मुझे लग रहा है यहीं होगी सारी टेस्टिंग, बट इतनी भीड़ नहीं यार जितनी ईरान टर्की बॉर्डर पे थी ना। लेट्स गो। पता नहीं यार यहाँ पे रोकना है कि चलना। चलो कोई रोक नहीं है। कुछ ऐसा सा बॉर्डर है भाई, एक यूरोपियन बॉर्डर आप कह सकते हो। आज फाइनली हम लोग यूरोप एंटर कर जाएंगे। थोड़ी सी एक्साइटमेंट भी हो रही है, बट देखते हैं यार। बस ईरान टर्की जैसा ना रहे एक्सपीरियंस, आराम से क्रॉस हो जाए। बट आराम से तो वहाँ पे भी हो गया था, बट प्रोसीजर्स और फॉर्मेलिटीज उनकी बहुत ज़्यादा और लंबी थी। तो यहाँ पर अगर उतना टाइम लगता है तो आज तो पक्का हम ग्रीस में फंसने वाले हैं। इस वाले टर्मिनल पे शायद ये सिर्फ पासपोर्ट देख रहे हैं, कार्नेट भी मैंने अभी तक किसी के हाथ में देखा नहीं। और जैसे कि आपको पता है भाई, कोई भी गाड़ी अगर आप दूसरी कंट्री में ले जाके चलाना चाहते हो तो आप लोगों को उसके लिए कार्नेट की नीड पड़ेगी। मैं हमेशा से बताता आ रहा हूँ, शुरू की वीडियो में तो मैंने खासकर ये चीज बताई थी। तो यहाँ पर कार्नेट तो मेरे को किसी के हाथ में दिख नहीं रहा, तो मतलब आगे अभी किसी टर्मिनल पे कार्नेट चेक होगा, क्योंकि एंट्री के टाइम पे सबसे पहले वो लोग कार्नेट देखते हैं। और शायद यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिफिकेशन प्रूफ चल रहा हो कि पासपोर्ट दिखाओ, इधर के हो या फिर उधर, मतलब ग्रीस के हो या फिर टर्की के हो, क्यों आए थे, क्यों जा रहे हो, फलाना ढिमकाना। जो भी है जैसा भी है बताता रहूंगा स्टेप बाय स्टेप, कहाँ क्या पूछा, क्या हमने बताया और क्या हुआ। पूरा खाली पड़ा है भाई साहब, एकदम ऑपोजिट है ईरान टर्की बॉर्डर के। हम तो वही लेके चल रहे थे कि वहाँ इतना टाइम लगा है, क्या पता यहाँ पे भी लग जाए। बट मुझे लग नहीं रहा कि यहाँ इतना खोल के देखेंगे गाड़ी, आराम से जाने देंगे। मुझे लग रहा है कि जैसे ईरान में हुआ था ना, कि ईरान साइड
कोई भी दिक्कत नहीं हुई थी, फटाफट सारी चीज़ हो गई थी। भले ही प्रोसीजर थोड़ा लेंदी था, सेम वैसे यहाँ पे भी है। मतलब टर्की से एंट्री करते टाइम कुछ भी नहीं होगा ज़्यादा, मतलब ऑब्वियसली जो फॉर्मेलिटीज़ है वो तो फॉलो करेंगे ये लोग, बट जब हम ग्रीस में एंटर करेंगे ना वहाँ पर होगी दिक्कतें या फिर जो भी टाइम लगना है या फिर जो भी चीज़ है, थोड़ा हैक्टिक होने वाला है, बट मज़ा तो आता है फॉलो करने में। वो देखो भाई वहाँ पर खड़े हैं सारे ट्रक्स, अभी यहाँ पर पता नहीं अलाउ नहीं किया या फिर दूसरा टर्मिनल है उनके लिए, पता नहीं, बट यहाँ पे तो पूरा खाली है। लो भाई जितनी भगाई है ना गाड़ी टर्की में, सारा चालान यहाँ देना पड़ रहा है। मतलब इन्होंने बोला कि पेनल्टी है ट्रैफिक की आपकी लगभग 750 लीरा के आसपास, तो इसको आप जब कन्वर्ट करते हो तो 3000 रुपये बनता है। मतलब पूरे टर्की में लगभग 8-9 दिन 10 दिन के आसपास थे हम लोग, और जितनी ओवर स्पीड करी है जहाँ पे रेड लाइट तो एक भी जंप नहीं करी हमने, कोई गलत काम नहीं किया, सिर्फ थोड़ी सी ओवर स्पीड कहीं कहीं हुई होगी, ठीक है, तो उसका चालान लगभग 3000 रुपये भर रहे हैं अभी हम। तो यही मैंने आपको कुछ वीडियो पहले बताया था, जब आप बॉर्डर क्रॉस करते हो, वो कंट्री एग्जिट करते हो, तो वहीं पर ही सारा चिट्ठा आपका खोल के वो बताएंगे आपको, और वो चीज़ आपको पे करनी है, उसके बाद ही आप एग्जिट करो। ये ड्यूटी फ्री है यहाँ पे, बट ये नहीं पता है ग्रीस साइड का है अभी कि टर्की साइड का है, क्योंकि पहले भी एक था। यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी क्यों हैं? कहीं पे भी देख रहे हो, मतलब कोई गाड़ी ज्यादा रुकी नहीं हुई, मतलब ज्यादा लंबा प्रोसीजर कोई फॉलो करवा नहीं रहा है, फटफट काम हो रहा है हर टर्मिनल पे। यहाँ पे देखो एक भी गाड़ी नहीं है, मतलब हमारी भी निकल ही जानी चाहिए। पता नहीं अब यहाँ क्या पूछेंगे, यहाँ पे तो सिर्फ नाम पूछा और गाड़ी का नंबर नोट किया है। वो टर्मिनल क्रॉस करते ही ना ऐसा सब ब्रिज आ गया, और मैप पे देखोगे ना आप तो बस यहाँ से 300 मीटर और है, 300 मीटर बाद बॉर्डर है मेन। तो ये जो सामने फ्लैग्स लगे हुए हैं ना, और ये जो नदी के ऊपर जो ब्रिज जा रहा है, यही है भाई मेन बॉर्डर। ये क्रॉस करते ही हम लोग एंटर कर जाएंगे ग्रीस में, यूरोप में। ये देखो भाई, और ये हम एंटर कर चुके हैं ग्रीस में। बहुत ही ज्यादा स्मूथ प्रोसेस था भाई, बट अभी हमने ध्यान दिया कि कारनेट के ऊपर स्टैंप ही नहीं लगा, और हम शुरू में ही हमें काफी लोगों ने बोला था, सजेस्ट किया था कि कारनेट पे स्टैंप जरूर लगवा लेना एग्जिट की, वरना दिक्कत हो सकती है आगे। तो ये देखना पड़ेगा एक बारी वापसी जाके, इनसे पूछें एक बारी वापसी जाने की। रोको एक बार, शायद बोल दिया इन्होंने कि जाओ, कह रहे हैं चलो भाई, क्योंकि कारनेट पे स्टैम्प जो है ना वो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगले किसी भी बॉर्डर में कोई क्वेश्चन कर सकता है कि गाड़ी एंटर तो हुई टर्की में बट एग्जिट नहीं हुई, ऐसा क्यों? तो इस वजह से एग्जिट स्टैम्प, मतलब आप लोग भी ध्यान रखना, कोई आ रहा हो तो भाई एंट्री और एग्जिट स्टैम्प जल्दी वो लोग लगाते नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि उनको कोई दिक्कत है लगाने में, बट वो लोग इतना ध्यान नहीं देते, ठीक है, बट आप रिस्पॉन्सिबल बन के लगवा लो। तो वापस से हम लोग जा रहे हैं यूरोप से टर्की। सोचा नहीं था ऐसा कभी होगा, लाइफ में कभी नहीं सोचा था, मतलब दूसरी कंट्री से पहली कंट्री में वापस आना पड़ेगा, बट कोई दिक्कत नहीं है भाई। देख रहे हो कितना इजी है भाई, एक मतलब लिटरली ये तो स्टेट बॉर्डर से भी इजी लग रहा है मेरे को। स्टेट बॉर्डर पे भी बैरिकेडिंग होती है, यहाँ पर सिर्फ 2 चेक पोस्ट छोटे छोटे से फट से हुआ, और एकदम ही निकल के बताओ एंट्री भी करके। यही सब करने में ईरान में कम से कम 2-2.5 घंटे लगे थे। 20 मिनट हो गया यार अनमोल को गए हुए, स्टैंप लगवाने गया था, पता नहीं, मुझे लग रहा है कि कुछ और मांग लिया होगा या फिर बिठा के रखा होगा। तब तक आपको एक बात बताता हूँ, आज जिस कंट्री हम लोग जा रहे हैं ना ग्रीस, भले ही हम लोग वहाँ पे स्टे नहीं कर रहे हैं, बट उसके ना कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, फैक्ट्स कह लो या फिर आप कह सकते हो किन चीजों के लिए ग्रीस फेमस है। तो उसमें ना टॉप नंबर पे 3 चीजें आती हैं। सबसे पहला तो भाई आता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ऑल ओवर वर्ल्ड जो कॉन्स्टिट्यूशन है या फिर जो कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड है वो इन्वेंट कहाँ हुआ था, तो वो भाई ग्रीस में ही हुआ था। सबसे पहले ग्रीस गवर्नमेंट थी भाई, जिन्होंने अपने नागरिकों को कह लो या फिर ग्रीस पीपल को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स दिए थे। उसके बाद काफी सारी कंट्री ने इसके ऊपर विचार विमर्श करना शुरू किया था, तो ग्रीस गवर्नमेंट ने पहल करी थी भाई कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स देने की। सेकंड थिंग इज ओलंपिक गेम्स, जो आप लोग ओलंपिक गेम्स देखते हो भाई, वो भी ग्रीस में ही इन्वेंट हुए थे, मतलब ग्रीस गवर्नमेंट ने या फिर आप कह सकते हो ग्रीस कंट्री के अंदर इन्वेंशन हुआ था ओलंपिक गेम्स का। उसके बाद ये पूरे वर्ल्ड में खेले जाते हैं, मतलब समझो ओलंपिक कितनी बड़ी चीज है, और वो ग्रीस में इन्वेंट हुई थी। तो अपने आप में जो ग्रीस कंट्री है यूरोप में, वो बहुत मतलब इंपॉर्टेंट कंट्री है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट भाई, जो आप थिएटर देखते हो वो सब भी जो इन्वेंट हुआ था वो ग्रीस में ही हुआ था। बहुत सारी चीजें जिनकी वजह से ग्रीस फेमस है, मैं एक एक करके बताऊंगा तो भाई हो जाएगा फिर तो पूरा व्लॉग उसी में खत्म। बट धीरे धीरे कोशिश करेंगे, आज जब तक मैं एग्जिट नहीं लेता हूँ तब तक ग्रीस के बारे में थोड़ा बहुत आपको बताता रहूं। क्या कह रहे हैं? अरे शिफ्ट चेंज हो गई थी ऑफिसर की, तो अब फिर उन्होंने बिठाए रखा 20-25 मिनट, अब आए वो दूसरे, और पता नहीं कैसा अजीब सा स्टैम्प मार के दिया। चल नाम की तो लग गई, हम फाड़ के रख देंगे, कोई बोलेगा तो बोल देंगे भाई कि ऐसी मारी थी, अब क्या कर सकते हैं। स्टैम्प लगवानी जरूरी है भाई, अब अभी भी झमेला ना हो ना, मतलब अगले बॉर्डर पे ना हो, बट जब वापसी हम ले जाके कारनेट सरेंडर करेंगे ना, तो वहां पर दिक्कत आ सकती है। वो यही बोलेंगे कि आप गलत मीन से आपने बॉर्डर क्रॉस किया है या फिर जो भी है, क्योंकि वो नहीं देखेंगे फिर पासपोर्ट, वो कारनेट ही देखेंगे, और जो सिक्योरिटी अमाउंट हमने रखवाया है उसको रिस्क में नहीं डालना। और आज वैसे 2 बॉर्डर क्रॉस करने वाले थे हम लोग, बट ये हमारा दूसरा यहीं पर ही हो गया। 2 बार एग्जिट कर चुके हैं हम टर्की से और एंट्री कर चुके हैं ग्रीस में, और तीसरा होगा भाई फिर हमारा बल्गेरिया। ये देखो भाई सामने आर्मी का ट्रक आ रहा है, इन्होंने पूरा ट्रैफिक यहीं रोक दिया। रोड भी एकदम अलग है भाई, मतलब जहाँ से पूरी लाइन है ना, वहाँ के पहले अलग रोड है एकदम, और उसके जस्ट बाद अलग रोड है। ये है भाई ग्रीस के खेत, देख लो
मतलब यूरोप आ गए फाइनली भाई साहब। ये रहा एंट्रेंस ग्रीस। ये ट्रक के लिए इधर लो, इधर लेफ्ट, गाड़ी के लिए लेफ्ट। भैया थे ना होटल में, उनसे पूछा था तो वो कह रहे थे कि कभी कभी किसी गाड़ी को चेक करते हैं साले बॉर्डर पे, तो शायद भाई क्या पता चेकिंग हो ही ना, देखते हैं, मजा आ जाएगा अगर फटफट छोड़ दिया तो शायद हम लोग गलत टर्मिनल में घुस गए। इधर बुला रहे हैं वो। अच्छा हाँ, वो देखो ऊपर लिखा हुआ है ना कार करके, कार क्वींस, पता नहीं क्या लिखा है। पुलिस पासपोर्ट कंट्रोल। अच्छा यहाँ लगेगा स्टैम्प पासपोर्ट पे हमारे एंट्री का। 180 यूरो भाई साहब, मतलब लगभग 14-15 हज़ार रुपए। तो मतलब इंश्योरेंस लेना पड़ता है जैसे कि आपको पता है, तो फिर भाई पूरे यूरोप का इंश्योरेंस शायद देखिए, या फिर पता नहीं ग्रीस का है, वो पता चलेगा। तो अभी इन्होंने बोला पहले जाके इंश्योरेंस लेके आओ, उसके बाद आगे की बातचीत करेंगे। भाई साहब इन्होंने तो मेरा पासपोर्ट भी रख लिया, अनमोल को उधर भेजा इंश्योरेंस लेने के लिए, बट मेरा पासपोर्ट रख लिया सिक्योरिटी के लिए, कहीं मैं यहाँ से भाग ना जाऊँ। तो मुझे लग रहा है इसके आगे ज़्यादा कुछ है नहीं। और वहाँ पे भी देखो लिखा हुआ है आगे, पता नहीं आपको नजर आ रहा है नहीं आ रहा, बट यहाँ कैफेज बने और वहाँ से हाईवे शुरू हो रहा है। तो मुझे लग रहा है कस्टम वगैरह सब ऐसे ही है, फॉर्मेलिटी, बस कुछ पूछ नहीं रहे लोग। और डीएफ लिक्विड का लोग पूछ रहे थे ना, तो ये देखो भाई ऐसा कुछ इंडिकेशन आता है। अभी 57% है, मतलब समझो कि आधे से भी थोड़ा सा ज्यादा है अभी। और ये थोड़ा सा ना घटता बढ़ता रहता है एवरेज की तरह, जैसे एवरेज घटती बढ़ती रहती है, तो उसी तरीके का हिसाब किताब है। तो आराम से भी यूरोप तो आराम से निकल जाएगा, बट फिर भी यूरोप एग्जिट करते करते हम लोग कोशिश करेंगे कि एक बार यूरोप में रिफिल करवा ले, ताकि चल जाए मतलब लंदन तक एटलीस्ट। हाँ भाई सही लग रहा था मुझे। आगे कुछ नहीं है, आगे सीधा हाईवे है। यहाँ से निकलते ही ये देख रहे हो जहाँ पे कैफे वगैरह है ना, वो रहा पेट्रोल पंप, ये रहा कैफे। तो यहाँ से निकलते ही हम सीधा एंट्री ले लेंगे प्रॉपर ग्रीस में। वैसे तो एंटर कर चुके हैं। और अभी पीछे मैंने नोटिस किया यहाँ पर 2 कस्टम ऑफिसर हैं, वो पीछे वाली गाड़ी ना खुलवा के चेक कर रहे हैं। तो जैसी हमारी भी सारी फॉर्मेलिटी पूरी होगी ना, तो वैसे ही मुझे लग रहा है कि हमारी गाड़ी भी चेकिंग होगी। इतनी हाई लेवल नहीं होगी जितने हाई लेवल भाई टर्की में हुई थी ईरान से एंटर करते हुए, वहाँ तो पूरी गाड़ी खोल के रख दी थी। बट आई होप कि यहाँ पर थोड़ा बहुत तो देखेंगे भाई, बिना चेक के तो कोई नहीं जाने देगा ऐसे। स्ट्रेंज भाई, स्ट्रेंज बिहेवियर और स्ट्रेंज एक्सपीरियंस रहा हमारा यूरोप में एंट्री के टाइम। मतलब कुछ नहीं पूछा भाई, कुछ मतलब कुछ भी नहीं जो नॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन हुए, प्रोसीजर फॉलो हुआ वो हुआ। और जो कस्टम चेक में बोल रहा था ना आपको कि शायद नहीं करेंगे, वो कभी कभी करते हैं, तो उन्होंने 2-3 क्वेश्चन पूछे कि कुछ डिक्लेयर करने के लिए है आपके पास कि नहीं है कस्टम में, या फिर आप कुछ गलत तो नहीं लेके जा रहे हैं। उन्होंने बोला नहीं, हम दिल्ली से लंदन ट्रैवल कर रहे हैं बाय रोड। तो उन्होंने कहा ठीक है, वी ट्रस्ट यू, यू कैन गो। हमने कहा ठीक है चलो भाई, उतर ही जाता हूँ भाई। तो आपको एक्सपीरियंस बता देते हैं एक बारी यूरोप बॉर्डर का। और सामने जो मैं आपको कह रहा था ना कि पेट्रोल पंप है, ये पेट्रोल पंप नहीं है भाई, ये इंश्योरेंस ऑफिस है जहाँ से इंश्योरेंस अभी हम लोगों ने लिया है। तो प्रोसीजर फॉलो करने की बात करूँ तो भाई एकदम ही डिफरेंट था। ईरान और टर्की बॉर्डर पे जैसा प्रोसीजर और प्रोसेस रहे थे, उससे बहुत ज़्यादा ईजी था ये वाला प्रोसीजर। और उम्मीद नहीं थी हमें लगा था भाई यूरोप में एंटर कर रहे हैं तो खतरनाक ही होने वाला है, बट बहुत ही ईजिली हो गया सब कुछ। और जैसा कि हम लोगों ने वहाँ पर एजेंट हायर किया था, तो यहाँ पर हम लोग को एजेंट नहीं हायर करना पड़ा, यहाँ पर हमने खुद ही कर ली सारी चीज़ें विद इन 1 आवर। अनमोल क्या था सारी चीज़ें करने, क्योंकि उसके नाम पे गाड़ी और उसी के नाम पे कारनेट है। तो मेरा पासपोर्ट इन लोगों ने रख लिया था कि मैं भाग ना जाऊँ, तो उन्होंने बोला था कि तुम्हें गाड़ी में बैठे रहना। मेरे को तो उतरने भी नहीं दे रहे थे गाड़ी से। अब जाके उतरा हूँ मैं गाड़ी से बाहर, जब हम लोगों ने क्रॉस किया प्रॉपर ये वाला जो टर्मिनल है। हाँ, तो सबसे पहले मैं भी बता रहा था, सबसे पहले हम लोग जो टर्मिनल पे आए, तो टर्की साइड की बात तो छोड़ दो, वो मैंने बताई दी आपको कितना ज़्यादा ईजी था। ग्रीस साइड पे या फिर यूरोप साइड पे सबसे पहले हम लोग आए, पासपोर्ट उनके हाथ में दिया, तो उन्होंने इंश्योरेंस सबसे पहले पूछा। इंश्योरेंस फिर करवाने अनमोल यहाँ पर आया, इंश्योरेंस यहाँ से लिया, जो कि हमें पड़ा है लगभग 180 यूरो। इंडियन रुपीज़ में आप देखोगे तो लगभग 1800 रुपये के आसपास पड़ गया। ठीक है, बहुत ज़्यादा महंगा है और 1 महीने का है भाई ये सिर्फ। तो हमें रिन्यू कराना पड़ेगा, क्योंकि अगर पूरे यूरोप में देखा जाए, अगर आप इंक्लूड कर दोगे शेंगन नॉन शेंगन, मतलब इन टोटल देखा जाए पूरा यूरोप, तो ऑब्वियसली हमें 1 महीने से ज़्यादा रहना है, तो रिन्यू हमें एक बार कराना ही पड़ेगा। ठीक है, और फिर उसके बाद जैसे इंश्योरेंस हम वापस उनके पास लेके गए, उन्होंने हमारे पासपोर्ट पे ठप्पा मारा। उन्होंने बोला कस्टम पे जाओ, क्योंकि हमारा पासपोर्ट तो स्टैम्प हो चुका था, बट स्टैम्प होने की बारी थी अब कारनेट की, और कारनेट पे जल्दी कोई स्टैम्प मारता नहीं है। ठीक है, बट हम वहाँ पर गए लेके, तो उन्होंने बोला बताओ कहाँ पर मारना है स्टैम्प। हमने जहाँ जहाँ बोला उन्होंने वहाँ स्टैम्प मारा, कह रहे लेके जाओ। फिर ऑफिसर का मैंने आपको बता दिया, वो पूछते भाई कि कुछ गलत चीज़ तो नहीं लेके जा रहा, हमने मना किया। कहते ठीक है, वी ट्रस्ट यू। मैंने कहा ओके भाई चलो डन है। चलो जी, फाइनली ग्रीस या फिर यूरोप में आ चुकी है स्कॉर्पियो। अब निकलते हैं दूसरी बॉर्डर की तरफ। ओके थैंक यू। तो भाई ये बता रहे हैं कि यहाँ से भी इजी है, क्योंकि आप एक बार यूरोप में एंटर कर गए हो, तो जैसा कि मुझे लग रहा था कि यूरोप में एंटर होने के बाद ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बट वो कह रहे हैं आप इंडियन हो, तो वो यूजुअली इंडियंस को देखते नहीं, तो क्या पता चेकिंग वगैरह थोड़ी कर ले, डिपेंड करता है उनके ऊपर ही। बट देखते हैं भाई, सही है। चलो भाई, फाइनली इन यूरोप गाड़ी चलाते हुए आज हम लोग तीसरी कंट्री एंटर कर गए हैं अपनी। जिन लोगों को नहीं पता उनको बता दूं, ठीक है। तीसरी कंट्री, पहली ईरान थी, दूसरी टर्की और तीसरी अब ग्रीस, जो कि यूरोपियन कंट्री है। और अब ये सिलसिला अगले 30 दिनों तक चलता रहेगा, जब हम लोग बैक टू बैक कंट्रीज क्रॉस करते रहेंगे और अपना नंबर ये कंट्रीज का बढ़ाते चले जाएंगे। इस तरफ देखना कैसी लाइन लगी पड़ी है भाई साहब एंट्री लेने के लिए। देखना है कि टर्की की तरह
स्लिप देते हैं कि यहीं काट देंगे यहाँ पर स्लिप। हाउ मच? 120 कैश कैसे देना कैश? 20 यूरो पड़े थे। मार्किंग देख रहे हो भाई, रोड पे कितनी क्लियर है। इसी वजह से एडास गाड़ियाँ यहाँ पे इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल है। ऐसी रोड पे भी ना जो स्पीड लिमिट है ना वो 130 है सोचो यहाँ की। और जो हाईवेज वगैरह होंगे, एक्सप्रेस वे होंगे, वहाँ पे 140 150 भी जाती है। मैंने सुना है कई बार। जो जर्मनी का ऑटोबान एक्सप्रेस वे हाईवे भाई वो तो नो लिमिट है। तो उस पर जो निकलती है सू करके गाड़ियाँ, उस पर भी एक बार चलाएंगे, एक्सपीरियंस तो करना ही है एक बार। बट इस पे भी ठीक है, 130 पे चल रही है गाड़ी, बढ़िया। चलान वगैरह की कोई दिक्कत नहीं है, मेंटेन करके चलानी है। 120 130 के आसपास जो लिमिट है भाई। साइड में बोर्ड लगे रहते हैं हर थोड़ी थोड़ी दूर पे। अब जैसे ही आगे डाइवर्जन आने वाला होगा ना, वहीं ये स्पीड लिमिट फिर 80-90 की दिखा देता है। और ये भी दिखा देता है कि अगर आपको मुड़ना है तो उसकी 50 है स्पीड लिमिट। तो A to Z साइन बोर्ड देखते हुए चलो मस्त और चलाते जाओ। काफी लोगों को भाई ये लगता है कि यूरोप में एंट्री करते ही ना जो लैंग्वेज बैरियर है वो एकदम खत्म हो जाएगा। पूरे यूरोप में सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश ही चलती है, बट ऐसा नहीं है। अब हम लोग जैसे ग्रीस में आए ना, तो यहाँ पर इंग्लिश तो मेजोरिटी लोग समझ लेंगे, बट यहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है ना वो ग्रीक है। अब ऐसी आप जब फ्रांस में जाओगे तो वहाँ फ्रेंच बोली जाती है, ठीक है। और अगर आप जर्मनी में चले जाओगे जर्मन बोली जाती है। और कुछ कुछ तो ऐसी भी कंट्रीज है जहाँ पर इंग्लिश नहीं आती है लोगों को, और वो यूरोप में ही है। अब जैसे बल्गेरिया है, बल्गेरिया यूरोपियन कंट्री है, बट वहाँ पर जो लैंग्वेज बोली जाती है वो बल्गेरियन है, और इंग्लिश वहाँ पर नहीं आती है समझ में लोगों को। और वहाँ पे जो वेबसाइट्स है या फिर जो साइन बोर्ड्स है या फिर जो शॉप के नाम है वो सारे के सारे बल्गेरियन लैंग्वेज में ही लिखे रहते हैं। तो ऐसा नहीं है भाई कि यूरोप में घुसते ही आपको एकदम लैंग्वेज बैरियर खत्म हो जाएगा। हाँ, यूके में घुसते ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि भाई इंग्लिश निकली ही यूके से है, तो वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो लैंग्वेज बैरियर का सामना तो भाई हमें करना ही पड़ेगा जब तक हम लोग एंट्री नहीं लेते हैं यूके में। ग्रीस की बात करें भाई अगर, तो देख ही सकते हो एकदम ग्रीनरी से भरा पड़ा है भाई। और ग्रीस वैसे भी अपनी ज्योग्राफी के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, एंशिएंट ग्रीक के लिए भी बहुत ज़्यादा फेमस है। और यहाँ के जो कुछ फैक्ट्स हैं वो मैंने ऑलरेडी आपको बताया अभी थोड़े बहुत। और यहाँ के वेदर की बात करो ना अगर, तो सनी रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम। अगर आप गूगल भी करोगे तो वहाँ पे भी दिखाएगा कि यूरोप खासकर या पूरे वर्ल्ड में भी देखा जाए तो ग्रीस एक ऐसी लौती जगह है यहाँ पर जो वेदर है ना वो सनी सबसे ज़्यादा रहता है। मतलब धूप निकली रहेगी भाई हमेशा, चाहे वो सर्दियाँ हो चाहे गर्मियाँ हो। हाउ मच? 170। ये देखो भाई बोर्ड पे लिखा हुआ है बल्गेरिया, ठीक है। अब सामने चले जाएंगे तो हम सिटी आ जाएगी, बट सिटी में हमें जाना नहीं है। यहाँ से हम चल रहे हैं सीधा बल्गेरिया बॉर्डर की तरफ। यहाँ से लगभग 10-12 किलोमीटर है सिर्फ। वैसे सिटी में ऐसा कुछ काम भी नहीं है, सिर्फ कैश निकलवाना था। और सुबह के 10 बज रहे हैं ना, तो इसी वजह से फटाफट सारी चीजें हो गई ना, तो हमने वही सोचा फालतू में टाइम वेस्ट करना ही नहीं है, सीधा सोफिया पहुंच जाएंगे हम 5-6 बजे तक। तो इसी वजह से सिम भी नहीं ले रहे, सीधा बल्गेरिया या फिर सोफिया पहुंच के सिम कार्ड लेंगे अब। भाई लगभग 1-1.25 घंटे में हम बल्गेरिया बॉर्डर पे पहुंच भी गए, ग्रीस बल्गेरिया बॉर्डर। और ये सामने देख सकते हो बल्गेरिया लिखा हुआ, और ये ग्रीक लैंग्वेज में बल्गेरिया लिखा हुआ है। फटाफट से बॉर्डर क्रॉस करते हैं। मेरा तो दर्द से सर फट रहा है एकदम ही ना, जैसे कहते हैं। पता नहीं क्यों आज सुबह जल्दी उठ गया, शायद इस वजह से। 2 दिन से नींद पूरी नहीं हो रही इस वजह से। जैसे इंडो नेपाल बॉर्डर है ना, अलग अलग मतलब 3-4 बॉर्डर है, वैसे ही हम जो एग्जिट ले रहे हैं वो ले रहे हैं मकाजा बॉर्डर से। यहाँ पे एक्सपीरियंस देखते हैं कैसा रहता है। लग तो नॉर्मल सा ही रहा है, बट कुछ नहीं पता भाई। देखना पहाड़ों के बीच में पूरा बॉर्डर बना दिया भाई साहब, देख रहे हो। पता नहीं ये कितना लंबा है आगे तक, क्योंकि दिख तो नहीं रहा, मुझे लग रहा है ये भी छोटा सा ही बॉर्डर है। और ये नंबर प्लेट देखोगे ना तो ईरान में तो एकदम ही अलग थी, बट टर्की में सेम ऐसी दिखेगी आपको। और ये बल्गेरिया में BG लिखा हुआ है, वैसे टर्की में TRK या TRY कुछ लिखा हुआ था। तो बस इसी तरीके से पहचाना जा सकता है भाई गाड़ी कहाँ की है, जैसे बल्गेरिया की गाड़ी है। तो ये एक बंदे का पासपोर्ट चेक कर रहे हैं। मुझे लग रहा है बल्गेरियंस को सीधा जाने दे रहे हैं, और हमें पक्का इस साइड में रोकेंगे गारंटेड, क्योंकि स्टैम्प भी लगनी है हमारी। हाय, Car registration check. English. Car registration check. Give me document of car. Okay. Do you have visa? Yes. Schengen visa. And wait here. Okay. बड़ा खड़ूस था भाई ये तो बंदा। बाकी बॉर्डर तो कहीं से कहीं तक नहीं लग रहा भाई, ये छोटा सा चेक पोस्ट लग रहा है जहाँ पुलिस वाले चेकिंग कर रहे होते हैं। क्योंकि भाई ऑब्वियसली बल्गेरिया और ग्रीस में जो लोग रहते हैं उन लोगों को ऐसा सच कुछ पासपोर्ट वगैरह की ज़रूरत नहीं है, सॉरी वीज़ा की ज़रूरत नहीं है, पासपोर्ट तो ऑब्वियसली चाहिए ही चाहिए। तो इसी वजह से हम लोग को यहाँ पर खड़ा किया। और जो हम लोगों का एक दिन था ना ग्रीस में, वो सक्सेसफुली हमने विद इन 1 डे हमने एग्जिट कर लिया। तो जो हमारे पास शेनिगन डेज बचे हैं ना वो 29 डेज बचे हैं। 30 डेज में से ऑब्वियसली एक दिन हमारा यूटिल है। एक दिन भी क्या यूज़ हुआ है, मुश्किल से 1 घंटा यूज़ हुआ। 1 घंटे की वजह से हम लोगों को एक दिन पूरा ख़राब करना पड़ गया अपना ग्रीस में या फिर यूरोप
में आप कह सकते हो। फटाफट से यहाँ से फॉर्मेलिटी पूरी हो, भागे हम सोफिया। तो जैसे कि मैंने बताया था भाई, ये वाला बॉर्डर उससे भी ज्यादा इजी निकला। मतलब यहाँ तो कुछ भी नहीं पूछा, कहीं जाना भी नहीं था, और ऑलरेडी हम लोग इंश्योरेंस ले चुके थे तो, बट इन्होंने इंश्योरेंस भी नहीं मांगा भाई। इन्होंने सिर्फ हमसे पासपोर्ट मांगा, स्टैम्प मांगी, और फिर जब इनको पता चला इंडियन से, इन्होंने साइड में खड़ा किया। मुश्किल से 2 मिनट बाद कस्टम ऑफिसर आया, एक बैग खुलवा के देखा, फिर कहता कि जाओ भाई। तो हमने कहा चलो ठीक है भाई। बाकी ग्रीस में एंट्री करने पे तो हमारा स्टैंप लग गया था एक की हमने एंट्री करी है ग्रीस में, बट एग्जिट का कोई स्टैंप नहीं लगा। बट बल्गेरिया में एंट्री करने पे बल्गेरिया का स्टैंप भी लग गया कि बल्गेरिया में एंट्री कर लिया है। तो वही है शायद कि नॉन शेनिगन टू शेनिगन या फिर शेनिगन टू नॉन शेनिगन एंटर करेंगे तो वहां पर स्टैंप लगेगी। बाकी कारनेट पे कोई स्टैंप नहीं लगी। कारनेट का सिर्फ एक ही स्टैंप है कि आपने यूरोप एंटर कर लिया, वो सीधा यूरोप एग्जिट के टाइम पे कारनेट पे ठप्पा लगेगा। बट वही है कि शेनिगन कंट्रीज में हम कितने भी कंट्रीज घूम ले, हम किसी को बता नहीं पाएंगे क्योंकि हमारे पास कोई प्रूफ ही नहीं है। प्रूफ इन द सेंस कि अगर आप जैसे सपोज पेरिस आते हो फ्लाई करके और अगर आप इटली भी चले जाते हो घूमने, तो इटली के अलग से आपके पासपोर्ट के ऊपर स्टैंप नहीं लगेगा। आप किसी को नहीं बता पाओगे कि हम इटली भी घूम के आए थे साथ ही साथ। तो वही है भाई, नॉन शेनिगन कंट्रीज जब हम एग्जिट या एंट्री करेंगे तो ही अलग से स्टैंप लगेगी पासपोर्ट पे। चलो भाई फाइनली एंटर कर गए हैं बल्गेरिया में। मेरी कंट्री नंबर 11 और इस ट्रिप की कंट्री नंबर 4। अगर आप बायलैंड देखो तो, अगर आप दुबई को भी इंक्लूड करते हो तो 5वीं कंट्री है भाई बल्गेरिया। और आज हम लोगों ने अपना 3rd लैंड बॉर्डर क्रॉस किया इस ट्रिप का। अगर मैं बात करूँ तो पहला ईरान टू टर्की था जो बहुत ज्यादा हेक्टिक और बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था। ठीक है, डिफिकल्ट इन द सेंस की प्रोसीजर वगैरह बहुत लेंथी थे और थोड़ा सा क्या कहते हैं झिला रहे थे वो लोग हमें। ठीक है, और दूसरा लैंड बॉर्डर जो क्रॉस किया हम लोगों ने वो उससे मतलब बहुत ज्यादा ईजी था, जो कि हमारा था टर्की टू ग्रीस का। और जो सबसे ईजी था, मतलब इसको तो बॉर्डर बोलना भी वैसे लगेगा, ठीक है, ये तो टोल लग रहा था एकदम। तो यहाँ पे तो मुश्किल से 2 मिनट में काम हो गया, जो कि हमारा था ग्रीस टू बल्गेरिया। बट फिर भी खुशी हो रही है भाई, आज कंट्री नंबर 9 से 10 हुआ, फिर लगभग 1.5-2 घंटे बाद ही 10 से 11 हो गया। यूरोप में ही मीटर ऐसे ही चलता रहेगा बस। चलो जी चले। मेरे हो रहा है सर में दर्द, पता नहीं कि बहुत ज्यादा है। सुबह से कुछ खाया नहीं ना, इसी वजह से हो रहा है सर में दर्द रुक रुक के। अब मैं सोच रहा हूँ क्यों ही रुके, फालतू में मिलना तो है नहीं कुछ। सोफिया में इंडियन रेस्टोरेंट है, वहीं चल के कुछ खाएंगे। तब तो मुझे एक नैप लेना पड़ेगा, मैं सर दर्द से फटा जा रहा है भाई साहब। ऐसी नींद आई कसम से मैं तो सो ही गया था। थोड़ी देर बाद उठ के देख रहा हूँ तो अनमोल पीछे पूरा सेट होकर सो रहा है और पेट्रोल पंप पे गाड़ी खड़ी हुई है। बताओ, नींद आ रही थी। यही होता है यार, नींद कंप्लीट ना हो ना 2 दिन से, वो भी कंटिन्यूस, तो बंदा फिर करे भी क्या। क्योंकि उसके एक दिन पहले भी हम लोग इस्तांबुल में थे और वहाँ पे फिर हम पूरी रात में सोए, सिर्फ 3 घंटे की नींद लेके निकल गए। कल भी यही हुआ, फिर रात को सोया, रात हुआ भाई, फिर इतने जल्दी उठ के फिर भागा दौड़ी में निकले यार। बट बहुत चेंज आ गया पता है, मतलब जब से एग्जिट लिया है ना टर्की से, उस टाइम पे तो समझ नहीं आ रहा था, जल्दी जल्दी सड़क चेंज हो रही थी, लोग चेंज हो रहे थे। बट अब देख रहा हूँ ना भाई, एकदम ही अलग लग रहा है भाई। लग रहा है कि यूरोप एंटर कर गए हैं। ये चलो चलाता हूँ यार मैं, ये अब चलते हैं, फायदा नहीं है खड़े रहने से। अनमोल भी उठ गया है भाई, क्योंकि यूरोप में अलाउड नहीं है अगर आप पीछे वाली सीट पे बिना बेल्ट के बैठे हो। मतलब ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप सो नहीं सकते हो, बट अगर आप पीछे वाली सीट पे भी बिना बेल्ट के बैठे हो तो उस पे फिर फाइन है। तो अगर बीच में किसी पुलिस वाले ने देख लिया कि भाई हम तो बेल्ट लगाने हो गया और ये तो पीछे वाली सीट पे आराम फरमा रहे हैं, तो भाई मोटा फटका पड़ेगा। तो इस वजह से हमने कहा छोड़, अब ये उठ के आके आगे बैठेगा, सोएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और एक और चीज, अभी हम लोग पहुंचेंगे लगभग 4:30 बजे के आसपास, और मुझे 5:30 बजे से काम है बल्गेरिया में, बल्कि मतलब सोफिया में। ठीक है, तो 5:30 बजे से पहले पहुंचना है। क्या काम है वो मैं आपको बताता हूँ अभी थोड़ी देर में। इतना लो सा हो रखा था ना सुबह से, एकदम ही मतलब नींद की वजह से पूरी नहीं हुई थी जो नींद। और अभी जो इसे नैप कह लो, 1-1.5 घंटे की नींद कह लो, अब थोड़ा सा ठीक लग रहा है। बट सोना पड़ेगा जाके एक बार लंच करके या फिर डिनर करके, जो भी है। ठीक है, इंडियन रेस्टोरेंट में होटल लेके सीधा सोऊंगा मैं तो आज अच्छे से। पूरे यूरोप में ना ऐसे ड्राइव थ्रू मैकडी के और सबवे के आपको मिल जाएंगे, दिक्कत नहीं होती मतलब हाईवे वगैरह पे चलने से, ये तो मुझे पता था। बट वही ये वेजिटेरियन ऑप्शन नहीं मिलता है यार यहाँ पे। अब कहीं कहीं मिल जाए वो अलग बात है, सिटी के अंदर कोई अगर टूरिस्ट प्लेस हो मिल जाए। अगर इस्तांबुल की बात करें तो वो एक्सेप्शनल था, उसके अलावा जैसे अब सोफिया जा रहे हैं, क्या पता वहाँ मिल जाए। ड्राइव थ्रू पे आई डोंट थिंक कि मिलेगा वेजिटेरियन कुछ। फ्यूल अप कराने का टाइम आ गया है भाई यूरोप में फर्स्ट टाइम, क्योंकि इंडिकेशन दे दिया इसने लो फ्यूल की। डीजल इधर है, फ्यूल अप कराएं, आपको भी दिखाएं क्या है प्राइस यूरोप में डीजल वगैरह का। ऑब्वियसली थोड़ा महंगा ही होगा एज कम्पेयर टू टर्की। भाई यहाँ पे डीजल का रेट है 2.55 और ये क्या कहते हैं आपका यूरो नहीं है, डरना मत, क्योंकि यूरो के हिसाब से तो ये लगभग पड़ गया भाई 250 रुपये के आसपास। ठीक है, बट यूरो नहीं है ये है यहाँ की करेंसी बल्गेरियन लीवा करके। अगर इंडियन रुपीज़ के हिसाब से इसका कन्वर्जन किया जाए तो वही 120 रुपये के आसपास आएगा, जो कि ऑब्वियसली महंगा है। टर्की में लगभग हम 90 के आसपास डलवा रहे थे, ईरान में हम लोग तो उससे भी सस्ता डलवा रहे थे। यही जब हम यूरोप एंटर करेंगे ना 150-160 हो जाएगा भाई। और इसकी विंडशील्ड साफ कर लेते हैं एक बार, बताया था मैंने आपको, मिल जाता है हर जगह। टैनिंग 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 टैनिंग।
लगभग 50.35 लीटर आया है और ये हो गया आपका 128 बल्गेरियन लीवा, ठीक है। तो ये कन्वर्ट कर लेना भाई, एक बार मैंने भी देखा नहीं है कन्वर्जन रेट क्या है एग्जैक्ट इंडियन करेंसी में, अनमोल के अंदर पे करने, जैसा कि हर एक पेट्रोल पंप पे होता है। ये लोग अपने पास मशीन नहीं रखते, अंदर जाना पड़ता है रिसीट लेके पे करने। लगभग 83 किलोमीटर बचा है, 1 घंटा दिखा रहा है, फटाफट से पहुंचते हैं। और ये लोकेशन मैंने लगाई है एक इंडियन स्टोर की, ग्रोसरी स्टोर की एक्चुअल में। फटाफट से पहुंचते हैं यार, बंद हो जाएगा 5:30 बजे वो। तो लो भाई बस पहुंचने ही वाले हैं और वो आगे जो चल रहे हैं उन्हीं से मिलना था आके। तो बेसिकली आप उनको वेल विशर कह लो, सब्सक्राइबर कह लो, कुछ भी कह लो। इनका मैसेज आया था इंस्टाग्राम पे, ठीक है। तो बातचीत हो रही थी ऐसे ही 3-4 हफ्ते से, ठीक है। तो मैंने ऐसे ही पूछा कि रेडी टू ईट मिल जाएंगे वहाँ पे। तो इन्होंने फिर पता किया कि यहाँ पे ग्रोसरी स्टोर है जिसपे सारे इंडियन सामान रखा रहता है, मतलब इंडियन रेस्टोरेंट नहीं है, ग्रोसरी है, इंडियन ग्रोसरीज मिल जाती है वहाँ पे। तो भाई मज़ा आ गया सुन के ना। मैं ये सोचा था पूरे यूरोप में मैं कैसे जीऊँगा बिना रेडी टू ईट के, क्योंकि पूरे यूरोप में दिक्कत ये है कि ज़्यादातर जो हमें ट्रैवल करना है ना वो टूरिस्ट प्लेसेस पे नहीं करना है, तो वहाँ पर नहीं मिलेगा खाना। मैं वही सोच रहा था कैसे जीऊँगा मैं, बट ठीक है चलो मिल गया। अब इन्होंने पता कर लिया वहाँ पे, बट दिक्कत ये थी, इसलिए मैं बोल रहा था 5:30 बजे तक पहुँचना है, क्योंकि वो स्टोर जो है ना वो सिर्फ 5:30 बजे तक खुलता है। तो ये मिल गए हैं, आगे आगे चल रहे हैं, स्टोर तक लेके जा रहे हैं। पहले वहाँ जाके सामान उठाएंगे क्योंकि सिर्फ बचे हैं 20 मिनट स्टोर बंद होने में, उसके बाद फिर चलेंगे इंडियन रेस्टोरेंट। कुछ ऐसी ही जगह है भाई, ये तो बड़ा खाली खाली सा लग रहा है सब, अगल बगल पूरा रेजिडेंशियल एरिया। मुझे लग रहा है यहाँ पे रहते होंगे और यहाँ पे इंडियन कम्युनिटी होगी ना, तो इसी वजह से इंडियन ग्रोसरी स्टोर होगा। ये देखो भाई चारों तरफ फुल्ली रेजिडेंशियल एरिया और बीच में पार्किंग स्पेस है बढ़िया सा। मेरा स्लिंग बैग नहीं मिल रहा है यार, पता नहीं कहाँ रख दिया है। देखना भाई स्टोर कैसा है यहाँ पे, अगर हम अकेले आते तो भटक ही जाते। ओ भाई प्रॉपर ये तो इंडियन स्टोर है। हेलो, सारे उठा लो जितने भी हैं, लग तो रहे इंडियन ब्रांड्स। ये रे भाई रेडी टू ईट पाव भाजी, हल्दीराम में MTR नहीं है, सब्जी टाइप की है, उठा लेता हूँ। और क्या भाई, भाजी भी है, वेज बिरयानी भी है, आलू मेथी भी है। आलू मेथी भाई साहब, ओहो सारे उठा लो। और क्या रेडी टू ईट में भाई वही MTR है, बट वैसे वाला प्रॉपर रेडी टू ईट नहीं है, हल्दीराम नहीं है, ठीक है। यहाँ के हैं अशोका, ठीक है, और मदर्स रेसिपी, ज़्यादातर मदर रेसिपी है, बट मैंने ले लिया आलू छोले, चना पुलाव, राजमा पुलाव, पाव भाजी, जो भी मिल रहा है भर ही ले रहा हूँ मैं, तो देखा जाएगा। निकल लिए भाई यहाँ से, सीधा सैफरन रेस्टोरेंट है, एक इंडियन रेस्टोरेंट यहाँ पे काफ़ी फेमस है। अरे रे रे, उसकी लोकेशन लगाई है, 1 किलोमीटर करीब है। कुछ खाना खाते हैं यार, सुबह से कुछ नहीं खाया, शाम के 5:45 होने वाले हैं, बताओ। ये सामने नोवेलो लाउंज बार है, बट सैफरन रेस्टोरेंट इधर है, लगा देते हैं, देखा जाएगा। चलो वैसे आपको बता दूं भाई, सोफिया में बहुत सारे इंडियन रेस्टोरेंट हैं, बट रेटिंग भी और भी इंडियन रेस्टोरेंट है जिनकी रेटिंग इससे भी ज़्यादा अच्छी है। बट यहाँ पर 2-3 लोगों से पूछा मैंने, उन्होंने बताया कि बेस्ट सैफरन है और थोड़ा कॉस्टली भी है शायद। चल के देखते हैं। अलग ही थीम है, बट ओपन में पहली बार देख रहा हूँ मैं ऐसा कुछ, मतलब इंडियन में ऐसा कुछ इंटीरियर या कुछ बना नहीं रखा। खाना इंडियन होगा होप सो। ये इंडियन रेस्टोरेंट कम और कैफ़े ज़्यादा लग रहा है मेरे को, देखते हैं चलो यार। शेफ़ प्रकाश मिश्रा, क्या बात है, न्यू दिल्ली। भाई साहब आसमान छू रहे हैं रेट, समझ नहीं आ रहा खाऊं ना खाऊं। 5:30 बजे भूख मर गई रेट देख के। देखो एग्जांपल देता हूँ आपको, जैसे ये आलू गोभी है, मान लो ये 14,9 लिखा हुआ है ना, तो इसका हाफ कर दो, 7.5 और 1 0 लगा दो, 750 रुपये भाई साहब, मतलब आधा करके उतना यूरो हो गया। आलू गोभी 750 रुपये प्लेट, वाह 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 वाह। कढ़ाई पनीर 17 लिखा है, तो 800-850 रुपये प्लेट। ये तो ठीक है, फिर भी चलो 2 लोग मंगा लेंगे। बट ये देखो तंदूरी रोटी 4.5 रुपये, मतलब 4.5 का हाफ करो, 2-250 रुपये की एक रोटी, बहुत महंगा है भाई। वेलकम टू यूरोप। तो लो भाई आ गया है। ये रहे, एक मंगाया आलू पराठा और एक बटर रोटी, 2 बटर रोटी सॉरी, ठीक है। और ये कढ़ाई पनीर। फिलहाल सिटी स्क्वायर जा रहे हैं भाई, वहीं आसपास ही कहीं होटल देखेंगे। अभी मैंने 1-2 देखे हैं, तो भाई ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा महंगे, बट एक ही दिन रहना तो सिटी स्क्वायर के पास ही देखेंगे। बस देखना भाई यहाँ की, ओ भाई साहब 2-2 जोड़ रखी है। यहाँ की ट्रैम्प देखो भाई, ये ट्रैम्प है, ट्रेन मत समझना इसे। 2 डब्बों की ट्रैम्प, वो कितनी पुरानी है भाई साहब, पता नहीं सिटी में भी यही चलती है या फिर सिर्फ इसी लाइन पे है। तो ये होटल है भाई, होटल फेवरेट रेस्टोरेंट, 3 स्टार होटल। तो इसमें भी पता किया है, तो ये ऐसा कह रहे हैं, मतलब रूम का प्राइस तो छोड़ो, बट पार्किंग का सीन ये कह रहे हैं कि अगर जैसे मेन स्ट्रीट पे, यहाँ पर यहीं पे नहीं पूरे बल्गेरिया में सीन है, अगर मेन स्ट्रीट पे आप कहीं पार्क करते हो, मेन रोड पे नहीं, मेन स्ट्रीट बता रहा हूँ, जैसे ये स्ट्रीट्स है, ठीक है, मेन रोड या फिर हाईवे वगैरह पे नहीं, तो मेन स्ट्रीट पे ना रात को 7:30 से लेके अर्ली मॉर्निंग 7:30 तक फ्री ऑफ कॉस्ट पार्किंग, आप कहीं भी पार्क कर सकते हो। बट सुबह के 7:30 बजे से लेके शाम के 7:30 तक टैक्स भरना पड़ता है आपको, गवर्नमेंट टैक्स, जिसका जो फीस है वो 1 लीवर पर आवर है।
और उसके लिए आपके पास यहाँ का लोकल नंबर होना चाहिए, फिर उस पर कोई एप्लीकेशन है शायद या कोई वेबसाइट है, उस पर रजिस्टर करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करते हो तो रिस्क लेने वाली बात है, कंपलसरी नहीं है। अगर पुलिस वाले ने देख लिया कि आपकी गाड़ी उसने चेक कर लिया गलती से, तो वो कोई ट्रांसमीटर या पता नहीं कोई डिवाइस लगा के चले जाएंगे गाड़ी के ऊपर, और वो डिवाइस लेके आप एग्जिट नहीं कर पाओगे बल्गेरिया से बाहर। तो ऐसा कुछ सीन बता रही थी रिसेप्शनिस्ट। तो अभी हम वही सॉर्ट आउट कर रहे हैं कि गाड़ी पार्किंग कैसे देखनी है, क्योंकि इसके बगल में जो पार्किंग है ये है 1000 रुपये पर नाइट का, मतलब एक दिन का। ठीक है, वो भी मैं कंफ्यूज हूँ, शायद नाइट का बोला था कि दिन का बोला था। 2000 रुपये तो यही हो गए, और होटल के रूम का चार्ज जो है वो लगभग इंडियन रुपीज़ में 4500-5000 का पड़ रहा है। तो हम सोच रहे हैं ऑनलाइन ही बुक कर लेते हैं, क्योंकि वो बोल रही है कि आपको सस्ता पड़ रहा हो तो आप ऑनलाइन कर लो, कोई इशू नहीं है। देखते हैं, वैसे फटाफट से लेना है। होटल रूम तो अच्छा है, काफ़ी 3 स्टार होटल है। वो 3rd फ्लोर वाला रूम दिखाया था। भाई साहब मौसम तो एकदम सुहाना हो गया सोफिया का, देख रहे हो। हाँ भाई साहब, एकदम ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और होटल ले लिया भाई, चेक इन कर लिया। थोड़ा सा महंगा पड़ रहा था बट ठीक है, अब यूरोप एंटर कर चुके हैं, थोड़ा बजट हमें बढ़ाना पड़ेगा। जो स्लॉट हमारा था ना फिक्स की, इससे ऊपर नहीं जाना, तो उसके ऊपर निकलना पड़ेगा। जैसा से इन्होंने रिमोट दिया था। ओके दिस, ओके फाइन, ओके ठीक है। सो इज इट सेफ? It's safe, yes, it's okay. ओके ठीक है भाई। वैसे बटन दबा के खोलने बट ये इतना मजबूत भी नहीं है, किसी को चुराना हो तोड़ ताड़ के ले जाएगा वो तो। कोई नहीं, चलो 2 नंबर। एंड व्हाट अबाउट दिस प्लेस, विच प्लेस इज दिस? ओह ओके फाइन 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 फाइन, ओके। तो 2 नंबर हमारा है, तो 2 नंबर इस पे लिखा हुआ है। ओ बच गई भाई, चलो जी। तो इन्होंने नंबर लिख रखे हैं इसके ऊपर, उसी नंबर के सामने अपनी गाड़ी खड़ी करनी है और वही नंबर का आपको रिमोट मिलेगा।